अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बिना इंडक्शन मोटर कुछ भी नहीं है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं आर एम एफ। क्या है सर? सर अभी तक हमने ईएमएफ पढ़ा, उसके बाद हमने एमएमएफ पढ़ा, अब सर एक और आ गया है सर आरएमएफ। स्टार्ट किया था ईएमएफ से, मैग्नेटिक सर्किट बाय एमएमएफ, अब सर मशीन जैसे ही पढ़ा तो आप लिया है आरएमएफ। बेटा ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। पहला आरएमएफ, दूसरा एमएमएफ और तीसरा ईएमएफ। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। क्या है ये? तीनों को अच्छी तरह समझो। ईएमएफ यूज टू फ्लो द करंट, यूज टू फ्लो द फ्लक्स। एमएमएफ आरएमएफ, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कब की बात कर रहे हैं? तब हमारा फील्ड स्टेशनरी है भाई। एमएमएफ क्या होता था? व्हेन द फील्ड इज स्टेशनरी। बट अब आपका फील्ड मूव कर रहा है भाई, फील्ड मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहानी तब थी सर जब हमारे पास सिंगल फेज था। ये कहानी कब थी? जब हमारा सिंगल फेज था। यहां पर थ्री फेज आ गया, थ्री फेज सर्किट, थ्री फेज वेवफॉर्म बना रहा हूं। तो अब ये देखिएगा वेवफॉर्म, भैया मैंने ये वेवफॉर्म बना दिया है थ्री फेज का। सबसे पहला वेवफॉर्म मैंने आपने देखा होगा, मैंने पाई और टू पाई के लिए निकाला है। पाई के लिए मतलब 180 डिग्री पूरा एक वेवफॉर्म बना दिया। दूसरा वेवफॉर्म मैंने लैगिंग के लिए ले लिया, लैग हो गया। तीसरा मैंने लीडिंग के लिए ले लिया। तो पहला 1 2 3, इसका मतलब मेरे तीन फेज है, मैं तीन फेज के अकॉर्डिंगली मैंने वेवफॉर्म बना लिया। अब ये आरएमएफ है क्या? आरएमएफ क्या है? उस फील्ड इज रोटेटिंग, हमेशा याद रखो, जिसका फील्ड रोटेट हो रहा है ना। अब मैं आपको एक डेफिनेशन सिखा रहा हूं, आप डेफिनेशन याद रखेंगे। कैसे रखेंगे सर? आरएमएफ क्या है? इट्स अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड मतलब इन तीनों वेवफॉर्म का मैग्नीट्यूड सेम होगा। द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट एक्सिस इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। एक्सिस इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, एक्सेस कंटिन्यूसली रोटेट होती रहेगी। ये है हुज फील्ड इज कांस्टेंट, whose field is whose magnitude is constant and the axis is continuously rotating। क्लियर कैसे होता है? देखिए किसी भी, सपोज मैंने एक मशीन ले लेता हूं, थ्री फेज टू पोल स्टेटर ले लेता हूं, राइट। मैंने क्या ले लिया? एक थ्री फेज। आई टुक द वन एग्जांपल, सपोज, ध्यान दीजिएगा आप बिल्कुल। यहां पर मैंने देखिएगा, ये आपका है फर्स्ट, इसको फर्स्ट डैश मान लिया, ठीक है। ये आपका सेकंड फेज, सेकंड डैश मान लिया। ये आपका थर्ड और ये का थर्ड डैश मान लिया। अब आप देखिए हर फेज के बीच में डिफरेंस कितना है? ये कितना है? पूरा टोटल क्या है? 360। कितने सेक्शन बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 60 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ, तो मैंने ये थ्री फेज इस तरह बना लिए, सारे फेज मेरे एक दूसरे से अभी 60 डिग्री का फेज डिफरेंस मैंने ले लिया। तीन फेज है, होना चाहिए था 180 डिग्री, लेकिन मैंने बेटा आपने देखा होगा पीछे मैंने एक्सटेंड भी किया, उसका एंटी फेज भी लिया हुआ है। तो थर्ड का एंटी फेज मैंने थर्ड डैश लिया है, सेकंड का एंटी फेज मैंने सेकंड डैश लिया है, फर्स्ट का मैंने फर्स्ट डैश लिया हुआ है। क्लियर है? अभी क्लियर है? चलो अब यदि आप किसी दो फेज को देखेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा, तो इसके बीच में एंगल मेरा देखो 120 डिग्री आ रहा है। तीनों एंगल मेरे 120 डिग्री से होने चाहिए। थर्ड और इसके बीच में भी मेरा कितना आएगा? 120 डिग्री, ठीक है ना। और अब किसी दूसरे एंगल के एंटी फेज से आप देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल होगा। होगा? ये तो क्लियर है यहां तक। चलिए, तो इसको क्या है बेटा, एक स्टेटर ले लिया मैंने जो कि थ्री फेज टू पोल स्टेटर है इंडक्शन मशीन का, जिसमें मैंने तीन फेज सप्लाई किए। तो अंतर क्या है? तो अभी मैंने बस तीन फेज का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। तीन फेज का स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीन फेज सप्लाई कर दिए मैंने। अब इसमें क्या है? जो ईच फेज है आपका, हर फेज
ईच फेज इज एज्यूम टू बी वेरिएबल इज अ वेरी साइनसॉइडल फ्लक्स, मतलब इसने एज्यूम कर लिया है कि हर फेज का जो फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। दिख रहा है ना ये फ्लक्स, फ्लक्स का क्या है स्ट्रक्चर, साइनसॉइडली। मैंने ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो तीनों फेज है, हमारा जो फ्लक्स वेव बोलूँ मैं, फ्लक्स वेव्स ऑफ ऑल थ्री फेजेस हैव बीन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द थ्री फेज। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे समझना, इसके आगे क्या है देखिएगा। अब देखना बेटा, मैंने आपके सामने ये चीज बनाई हुई है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, घबराना मत। हमने जो वेवफॉर्म बनाई थी तीन फेज की, आपने देखा होगा, मैंने पहली वेवफॉर्म लिया था तो 0 से 80 थी, फिर 80 से 360 थी, यही था। दूसरा वेवफॉर्म लिया था मैंने 60 से होता हुआ, 60 से 120 ऐसा वेवफॉर्म लिया था। तीसरा वेवफॉर्म आपने देखा होगा कि मैंने लिया था 120 से। तो मैंने सबसे पहला एंगल क्या लिया, मैंने 0 लिया, पहला वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुआ था। दूसरा वेवफॉर्म मैंने 60 लिया था, 60 से। तीसरा वेवफॉर्म मैंने कहाँ से लिया था, 120 से। और चौथा मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ भैया, स्टार्ट हुआ वो होना था 180 डिग्री पर। तो मैंने एक पूरा फेज देखा है। आप जब मेरा फेजर डायग्राम कुछ इस तरह था, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपका तीन फेज इस तरह डिस्प्लेस्ड है, ये आपका सपोज 5-1, 5-2 और 5-3, ठीक है, ये तीन फेज है। तो सबसे पहले क्या था, ये 0 वट, देखिएगा यहाँ पर, इसको मैंने पीछे शिफ्ट किया, ये 5-1 डैश, और इसको मैं पीछे शिफ्ट किया, ये किया था ना हमने 5-3 डैश। तो 0, 60, 120, 180, बस मैंने ऊपर वाले को एक ऊपर से लिया है, उसकी तरह यहाँ पर बना दिया। आप देखिएगा ध्यान से मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने क्यों किया है कि इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फेजर ऑफ द मशीन, राइट। अब इस मशीन के फेजर को क्या है समझेंगे, ये देखिए। सबसे पहले इसका इंटरवल में 160 बोलूं या फिर 1/6 ऑफ द पीरियड बोलूं। 1/6 का मतलब क्या है कि 360 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना पीरियड आया, 60 डिग्री का। तो 1/6 ऑफ पीरियड में मैंने इसको लिया है। इसमें क्या किया है बेटा, जो टोटल फ्लक्स है एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, इट इज अ फेजर सम ऑफ द फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके सम होगा, पूरा द एट इंस्टेंट इज द फेजर सम ऑफ द फ्लक्स, यस और नो। टोटल फ्लक्स किससे सम इक्वल होगा, द टोटल फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज द क्या होगा, फेजर सम ऑफ द फ्लक्स ऑफ थ्री फेजेस। किसका, थ्री फेजेस, कौन सा है, आर वाई बी, तीनों फेज के। क्लियर है? तो हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस है, किसका, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फेज वन क्या होगा, इट इज 0। फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फेज वन इज 0, यस और नो। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी तो 0 है। ओमेगा टी 0 होने से जो पहला फ्लक्स होगा जो प्रोड्यूस हुआ है फेज वन का वो 0 है। क्लियर है? तो आपका जो ओमेगा टी जब आपका 60 डिग्री पर आप देख रहे हैं, तो हमारा सेकंड वाला जो है, इस पर देखिएगा ध्यान से, हमारा जो सेकंड वाला जो फ्लक्स है, सेकंड वाला ये 5m है, सेकंड वाला जो फ्लक्स है उसका वैल्यू क्या होगा, जब ओमेगा टी 0 होगा, ओमेगा टी आपका जब 0 होगा तो आपका जो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी जब आपका 0 होगा तो उस इंस्टेंट में क्या होगा, सब हमारा सेकंड फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0.866 ऑफ इट्स नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू सेकंड फेज का हो गया। और थर्ड फेज का क्या होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू। ये किससे आया है सर, ये रिजल्टेंट लेने पर आया है, सर ये रिजल्टेंट लेने पर आया है, ठीक है ना। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आपको रिजल्टेंट लेना आता ही है। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने हर फेज को शिफ्ट किया है। पहला हमारा 0 डिग्री पर था तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही थी यहाँ पर। अब फेज हमारा 60 डिग्री से टिल्ट हो गया। क्या किया मैंने, अब फेज को, सेकंड फेज को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये मेरा टिल्ट हुआ, ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ही ओमेगा टी हमारा 60 डिग्री होगा तो देखना क्या होगा, ओमेगा टी मेरा 60 हुआ, ओमेगा टी 120 हुआ, देन ओमेगा टी मेरा 180 डिग्री हो गया। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भैया, देखना ध्यान से, फ्लक्स का जो वेव है, फ्लक्स का जो वेव है वो चेंज होगा, जो डायरेक्शन फ्लक्स है वो चेंज होगा। और ये हमें क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, फेजर से मैंने बना दिया है
कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ऑफ ईच केस ऑफ phi r इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है सर, ये रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स, ईच फ्लक्स हमारा किसके टाइम होगा सर, रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। सर ये है सर, इसको ये इक्वल आएगा, आप करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द वन फेज, एक फेज के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यदि हम 4 फेज डायग्राम यदि ड्रॉ किया है फॉर डिफरेंट पीरियड्स, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है phi r, क्या है रिजल्टेंट फ्लक्स आपका जो phi r है वो क्या है, इट प्रोड्यूस द फील्ड विच इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। मतलब ये बोल रहा है भैया कि जो RMF है इसका मतलब ये ऐसा फील्ड है जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट हो रहा है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है सर, ns इक्वल्स टू 120 f/p, सर इस पर रोटेट होने वाला फील्ड है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो RMF है वो क्या है, हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होने वाला फील्ड है। बस इतना याद रखिए, कोई आपसे पूछता है सर RMF क्या होता है तो आप RMF बता दोगे, कोई ज्यादा पूछता है तो इसको ये इस तरह एक्सप्लेन कर देना कि सर ये देखो ये हमें phi r इक्वल टू 1.5 FM होता है, कैसे होता है सर, इसके थ्रू होता है, आप इसको अच्छी तरह समझा सकते हो। और RMF क्या है, RMF मतलब whose magnitude is constant but axis is continuously rotating मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड उसका हमेशा कांस्टेंट होगा और एक्सिस कंटिन्यूसली रोटेट होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड द RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, अब तो क्लियर है। और ये कोई ऐसा फील्ड नहीं होता, इट इज नथिंग बट इट्स रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, 120 f/p, इसको याद रखना, बस यही है कॉन्सेप्ट ऑफ RMF। क्लियर है बेटा, चलिए अब मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ इसका।